हेलो सभी, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर और फिर से आपके लिए एक नया प्रैक्टिस सेट आपकी आगामी परीक्षा के लिए स्टार्ट करेंगे हिंदी के प्रश्नों से। और ये सभी प्रश्न विद एक्सप्लेनेशन के साथ रहेंगे, तो धैर्य के साथ पूरा सेशन देखें। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वाक्य कृतवाच्य है। ए ऑप्शन है अध्यापक द्वारा विद्यार्थी को पाठ पढ़ाया गया। बी है अध्यापक ने विद्यार्थी को पाठ पढ़ाया। सी है अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़वाया। डी है अध्यापक द्वारा विद्यार्थी से पाठ पढ़ा गया। तो देखिए इसमें राइट आंसर बी होगा। दिए गए वाक्यों में अध्यापक ने विद्यार्थी से पाठ पढ़ाया वाक्य में कृतवाच्य है, क्योंकि उक्त में कर्ता अध्यापक की प्रधानता लक्षित हो रही है। वाक्य के तीन भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। दूसरा प्रश्न है ला और सा उच्चारण किस स्थान से होता है, कंठ, दंत, ओष्ठ या तालव्य। आंसर राइट होगा बी। ला और सा का उच्चारण दंत है। हिंदी वर्णमाला के वर्णों के उच्चारण स्थान से संबंधित विवरण निम्नलिखित है। देखिए उच्चारण स्थान दिए गए हैं और वर्ण दिए गए हैं। कंठ से आ का बा के वर्ण और हा और विसर्ग। तालु से छोटी बड़ी चा वर्ग के वर्ण और या तथा सा। मूर्धा से ऋण टा वर्ग के वर्ण ला और सा। ओष्ठ से छोटा ऊ बड़ा ऊ पा वर्ग के वर्ण। कंठ तालु से ए कंठ ओष्ठ से ओ और दंतोष्ठ बा। तीसरा प्रश्न आपका भविष्य उज्ज्वल हो अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद बताएंगे। प्रश्नवाचक है, निषेधवाचक है, इच्छावाचक है या आज्ञावाचक है। आंसर इसमें राइट होगा सी। आपका भविष्य उज्ज्वल हो अर्थभेद की दृष्टि से इच्छावाचक वाक्य है। जिस वाक्य से किसी प्रकार की इच्छा या शुभकामना का बोध हो उसे हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे प्रश्नवाचक वाक्य किसी प्रकार के प्रश्न किए जाने का बोध होता है। निषेधवाचक वाक्य में किसी प्रकार की बात का ना होना होता है। आज्ञावाचक वाक्य में किसी प्रकार की आज्ञा का बोध होता है। और भाववाच्य में किसी भी प्रकार का रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं, जिससे वाक्य में भाव की प्रधानता का बोध हो। चौथा प्रश्न है जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे कहते हैं स्रोत भाषा, लक्ष्य भाषा, मानक भाषा या माध्यम भाषा। आंसर इसमें राइट होगा ए। जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे हम स्रोत भाषा कहते हैं, तथा जिस नई भाषा में अनुवाद करना है वह लक्ष्य भाषा या प्रस्तुत भाषा कहलाती है। एक निश्चित पैमाने के अनुसार लिखी या बोली जाने वाली भाषा मानक भाषा कहलाती है। इसका पैमाना व्याकरण है। प्रश्न संख्या 5 है हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया। 15 अगस्त 1947, 30 जनवरी 1948, 14 सितंबर 1949 या 26 जनवरी 1950। आंसर इसका राइट होगा सी। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। इसी कारण प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 6 है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है। रत्नाकर, मधुकर, नरपति या दिनकर। आंसर इसमें राइट होगा ए। रत्नाकर ये समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। समुद्र के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं जलादि, पारावार, सिंधु, नीर नदी, नदीश, पयोधी, अर्णव, पयोनदी। अवधि, जलधाम, नारीथी, जबकि नरपति राजा का, मधुकर भ्रमर का और दिनकर सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। सेशन को आप लाइक और शेयर अवश्य कर दें। सातवां प्रश्न देखते हैं प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है, प्रति, प्रा, प्रत या प्रतिध्य। तो आंसर इसमें राइट होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रति ध्वनि शब्द में प्रति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है और ये संस्कृत उपसर्ग है। देखिए सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आपने लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर आप नए हैं प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हर दिन आपको ऐसे ही प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं। आठवां प्रश्न प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के, 4 प्रकार के, 6 प्रकार के या 8 प्रकार के। तो देखिए इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा
प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, एक तो विकारी शब्द होता है, दूसरा अविकारी शब्द होते हैं। अब विकारी शब्द के बारे में जानते हैं। देखिए, जिन शब्दों के रूपों में लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तन होता रहता है वे विकारी शब्द है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण। अविकारी शब्द क्या है? देखिए, अविकारी शब्द के रूप में लिंग, वचन, कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके अंतर्गत क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय आते हैं। नवा प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द सरल शब्द का विलोम शब्द नहीं है? कुटिल, वक्र, कठिन या निरर्थक। आंसर इसमें राइट होगा डी। निरर्थक शब्द सरल का विलोम शब्द नहीं है। शेष, कुटिल, वक्र तथा कठिन सरल के विलोम शब्द है। निरर्थक सार्थक का विलोम शब्द है। अगला प्रश्न, इनमें से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया है? कश्मीर, गया, राजगीर, पाटलिपुत्र। आंसर इसमें राइट होगा सी। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन 483 ईसा पूर्व राजगीर में हुआ था। ये संगति मगध सम्राट अजातशत्रु के काल में हुई थी। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में, तृतीय संगति पाटलिपुत्र में, चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडल वन में हुई थी। 11वां प्रश्न, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? हुमायूं का मकबरा, लुम्बिनी, बौद्ध गया, सारनाथ। आंसर इसमें राइट हो जाएगा बी, डी हो जाएगा सारनाथ। देखिए, महात्मा गौतम बुद्ध ने बुद्ध के प्रथम उपदेश के धर्म चक्र प्रवर्तन कहे जाने वाले गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश 5 ब्राह्मणों को सारनाथ, उत्तर प्रदेश, वाराणसी में दिया था। सारनाथ को ऋषि पत्तनम के नाम से भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। 12वां प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश के संस्थापक थे? लोधी वंश, तुगलक वंश, गुलाम वंश या खिलजी वंश। आंसर राइट होगा सी। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ये गौरी का गुलाम था। इसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी राजधानी लाहौर को बनाई थी। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही डाली थी। दिल्ली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद तथा अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। 13वां प्रश्न, भारत में यातायात व्यवस्था ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है? भारतीय शासक, ब्रिटिश शासक, मुगल शासक या डच शासक। आंसर भी राइट होगा। भारत में यातायात व्यवस्था की शुरुआत का श्रेय ब्रिटिश शासक को जाता है। 1854 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी भारत के मुख्य स्थानों को जोड़ने के लिए ट्रक लाइन के रूप में रेखा बनाई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को की थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद का विकसित करना, भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना, ये सभी। तो आंसर इसमें राइट होगा डी, ये सभी। 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में एक नया भाग 4 का जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। अगला प्रश्न, इनमें से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राजकीय नीति, निर्देशित सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। आंसर इसमें राइट हो जाएगा सी। देखिए, संविधान में भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय, उद्देशिका एवं राज्य के नीति निर्देशित सिद्धांत के तहत प्रदान किया गया है। उद्देशिका में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का प्रावधान है। वही राज्य के नीति निर्देशित तत्व के भाग 4 के अनुच्छेद 38 में राज्य सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर आय, स्थिति, सुविधाओं तथा अवसरों में समानता कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित एवं संरक्षित कर लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। 16वां प्रश्न है, निम्न में से क्या नागरिक समाज के रूप में नहीं माना जाता है? परिवार, वंश, जाति संघ, गैर सरकारी संगठन, विधानमंडल। आंसर इसमें राइट होगा डी, विधानमंडल जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों का सदन है, जबकि परिवार, वंश
जाति संघ और गैर सरकारी संगठन नागरिक समाज के रूप में माने जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है? भीमताल, लोकटक, मिरिक या चंचल? आंसर राइट होगा बी। लोकटक झील भारत के ताजे पानी की एक बड़ी झील है। ये झील मणिपुर की राजधानी इम्फाल से 53 किलोमीटर दूर और दीमापुर रेलवे स्टेशन के निकट स्थित है। इसे दुनिया की एकमात्र तैरती हुई झील कहा जाता है। केवल लामजाओ नेशनल पार्क इसी झील में स्थित है, जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। अगला प्रश्न है, भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? दामोदर, हुगली, गोदावरी या स्वर्णरेखा? आंसर इसमें राइट होगा ए। दामोदर नदी बेसिन कोयले की उपलब्धता के कारण भारत का रूर कहा जाता है। दामोदर नदी छोटा नागपुर की पहाड़ियों से 610 मीटर ऊंचाई से निकलकर लगभग 290 किलोमीटर झारखंड में प्रवाहित होने के बाद पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर 240 किलोमीटर प्रवाहित होकर हुगली नदी में मिल जाती है। पहले दामोदर नदी अपने बाढ़ के कारण कुख्यात थी, जिसे कारण इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। 19वां प्रश्न, दुलस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी, गोदावरी नदी, गंगा नदी? इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर इसमें राइट होगा ए। दुलस्ती परियोजना जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के चिनाब नदी पर स्थित है। ये एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है, जिसमें 390 मेगावाट की क्षमता स्थापित है। ये पावर स्टेशन वर्ष 2007 में प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विशेष रूप से लाल पांडा के लिए राष्ट्रीय उद्यान में से कौन एक है? नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, पीपा कोंडा राष्ट्रीय उद्यान, खांग चेत जोंगा राष्ट्रीय उद्यान? इनमें से कोई नहीं। आंसर इसमें राइट होगा सी, खांग चेत जोंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये विशेष रूप से लाल पांडा के लिए राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में स्थित है। लाल पांडा सिक्किम का राज्य पशु भी है। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में और पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। 21वां प्रश्न, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य बताएंगे कौन सा है? बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र? तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व राज्य बिहार है। भारत में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य केरल है और भारत में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में आसरा योजना कब लागू की गई थी? आंसर इसमें राइट हो जाएगा बी। वर्ष 2013 में 20 अप्रैल 2013 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों के अल्पसंख्यक बहुल मलिन बस्तियों में कम लागत पर रिहायशी मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आसरा योजना की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, गति जो कुछ समय के बाद खुद को दोहराती है उसे गति कहा जाता है? सीधा, आवधिक, एकसमान या गैर एकसमान? आंसर राइट होगा बी। वह गति जिसमें कोई वस्तु या पिंड या निश्चित समय अंतराल पर और एक निश्चित पथ पर खुद की गति को दोहराता है, इस प्रकार की गति को आवधिक गति, आवर्त गति कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किस रंग का सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? नीला, हरा, पीला या नारंगी? आंसर डी राइट होगा। सूर्य के प्रकाश में बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम तथा प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है एवं लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक तथा प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी धातु ताप का अच्छा सुचालक है परंतु बिजली का बुरा? स्वर्ण, अवरक्त, तांबा या चांदी? आंसर भी राइट होगा। अवरक्त ताप का अच्छा सुचालक है परंतु बिजली का बुरा सुचालक है। ऊष्मा तथा बिजली के सुचालक स्वर्ण, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम आदि। उल्लेखनीय है कि चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी किरणें वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत द्वारा अवशोषित होती हैं? पराबैंगनी किरणें, दृश्य, रेडियो या गामा किरणें? आंसर इसमें राइट होगा ए। पृथ्वी के वायुमंडल की समताप मंडल में उपस्थिति ओजोन परत द्वारा पराबैंगनी किरणों का अवशोषण होता है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है। पराबैंगनी किरणों से त्वचा कैंसर, दृष्टिहीनता, त्वचा का जलना आदि रोग हो सकते हैं। अगला प्रश्न, भारत देश का विश्व धरोहर स्थलों में संख्या के आधार पर कौन सा स्थान है? चौथा, सातवां, नवा या 10वां? आंसर राइट होगा इसमें बी।
प्रश्न, काल के समय भारत देश का विश्व धरोहर स्थलों में 7वां स्थान था, परंतु वर्तमान में इटली 58, चीन में 56, जर्मनी में 50, फ्रांस में 49, स्पेन में 40 के साथ भारत का स्थान 6वां है। अगला प्रश्न है, विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? आंसर आपको पता ही है, देखिए वेलेंटिना टेरेस्कोवा ये विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी। इन्होंने वर्ष 1963 में वोस्टॉक 6 नामक यान से अंतरिक्ष यात्रा की थी और ये रूस की रहने वाली थी। अगला प्रश्न, कैप्टन राकेश शर्मा ने किस वर्ष में एक सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम में अंतरिक्ष की यात्रा की थी? 1981, 1982, 1983, 1984। आंसर राइट होगा डी। कैप्टन राकेश शर्मा ने 3 अप्रैल 1984 को अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय बने, जो सोवियत संघ के अंतरिक्ष यात्रियों के साथ सोयूज T-11 अंतरिक्ष यान में काजाकिस्तान के बैकनूर कोस्मोड्रोम से गए और 11 अप्रैल को 1984 में सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लौट गए। पृथ्वी अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय मूल की महिला कल्पना चावला, जो कि हरियाणा से थी, जिनकी मृत्यु 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष यान के कोलंबिया शटल के नष्ट होने से हो गई। अगला प्रश्न, भारत में बराक 8 पृथ्वी से आकाश में मार करने वाली मिसाइल किस देश के सहयोग से विकसित की गई? इजराइल, जापान, रूस, अमेरिका। आंसर राइट होगा ए। भारत ने बराक 8 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल इजराइल की सहायता से तैयार की। इस मिसाइल का सफल परीक्षण ओडिशा के बालेश्वर जिले में चांदी पसे और सितंबर 2016 को किया गया था। ये मिसाइल बहुउद्देशीय निगरानी और खतरे का पता लगाने वाली रडार प्रणाली से सुसज्जित है। अगला प्रश्न, संपूर्ण भारत किस गोलार्ध में पड़ता है? पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध या पश्चिमी गोलार्ध? तो देखिए, संपूर्ण भारत की अगर बात करें तो ये आपका उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है और ये भारत एशिया महाद्वीप का एक देश है जो एशिया के दक्षिणी भाग में हिंद महासागर के शीर्ष पर 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। पूरा भारत उत्तरी गोलार्ध में ही पड़ता है। 32वां प्रश्न, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसमें राइट आंसर सी होगा। देखिए, कृषि अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना 8 मई 1988 को झांसी में की गई थी। ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत कार्य करता है। अगला प्रश्न, कराधान कानून संशोधन अधिनियम 2017 से ने खालिस्तान में स्वच्छ ऊर्जा उपकर को प्रतिस्थापित किया है। हवा उपकर, पर्यावरण उपकर, GSC प्रतिपूर्ति उपकर या स्थिरता प्रतिपूर्ति उपकर। आंसर इसमें राइट होगा सी। कराधान कानून संशोधन अधिनियम 2017 के तहत ऊर्जा उपकर को GST प्रतिपूर्ति उपकर से प्रतिस्थापित किया गया है। इसके स्थान पर कोयला उत्पादन पर उपकर का प्रावधान किया गया। अगला प्रश्न है, वर्ष 2019 के अनुसार भारत के किस राज्य की शहरी जनसंख्या सबसे अधिक है? तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। आंसर इसमें राइट हो जाएगा डी, महाराष्ट्र। 5.8 करोड़, तमिलनाडु 3.49 करोड़, पश्चिम बंगाल 2.90 करोड़ और गुजरात 2.57 करोड़। अगला प्रश्न, किस वर्ष में संविधान का संशोधन सर्वप्रथम किया गया था? वर्ष 1947, 1951, 1953, 1957। आंसर इसमें राइट होगा बी। भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन वर्ष 1951 में किया गया था। इसके अंतर्गत निम्न उपबंध किए गए थे। सामाजिक तथा आर्थिक पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष उपबंध बनाने हेतु राज्यों को शक्ति प्रदान की गई। कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण आदि की व्यवस्था। तीसरा, इस संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई तथा भूमि सुधार एवं न्याय की समीक्षा से जुड़े अन्य कानून को 9वीं अनुसूची में रखा गया। 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघुत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? धौलाधार पर्वतमाला, महाभारत पर्वतमाला, पीर पंजाल पर्वतमाला या शिवालिक पर्वतमाला? तो देखिए, इसमें राइट आंसर सी हो जाएगा, पीर पंजाल पर्वतमाला। ये लघु हिमालय या मध्य हिमालय, महान हिमालय की दक्षिण में, शिवालिक हिमालय के उत्तर में समांतर रूप से फैला हुआ है।
पीर पंजाल श्रेणी लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला है। लघु हिमालय 80 से 100 किलोमीटर चौड़ा तथा 1800 से 3000 मीटर ऊंचा है। 37वां प्रश्न, यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव और सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत घाटियां हैं। रिडस, रेंजस, क्रेटर, डंस। आंसर डी राइट होगा। डेंस एशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत घाटियां हैं। अगला प्रश्न, प्राचीन खालिस्तान में विशाल एकीकृत महाद्वीप सुपर कंटिनेंट पेंजियो का दक्षिण भाग है, जिसके उत्तरी भाग में अंगारा भूमि स्थित है। यूरेशियाई प्लेट, थैसिस प्लेट, थैसिस सागर, भारतीय ऑस्ट्रेलिया प्लेट या गोंडवाना भूमि। तो ये ऑप्शन राइट होगा, देखिए गोंडवाना भूमि। अगला प्रश्न, प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान पठार की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र जिसे कहते हैं, इसे कहा जाता है दक्कन का पठार। देखिए दक्कन ट्रैप का निर्माण मोज़ैक महाकल्प के क्रेस्टीय कल्प से हुआ था। इस समय विदर्भ क्षेत्र में ज्वालामुखी के दरारी उद्वेलन से लावा का बृहद उद्गार हुआ है। लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र इससे आच्छादित हो गया है। दक्कन ट्रैप का विस्तार महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा आदि राज्य में है। अगला प्रश्न, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा का समाप्त करने हेतु वर्ष खालिस्तान में कानून पारित किया था। 1819, 1825, 1829 या 1832। आंसर सी राइट होगा। भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड विलियम बेंटिंक का कार्यकाल 1828 ईस्वी से 1835 ईस्वी तक था। इसके प्रयासों से वर्ष 1829 में सती प्रथा को प्रभावित कर दिया गया था। इस अधिनियम को पारित कराने में राजा राममोहन राय की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अगला प्रश्न, भारत की सिलिकॉन वैली है, नई दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद। तो देखिए इसमें राइट आंसर सी होगा। भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। यहाँ 300 से अधिक सॉफ्टवेयर कंपनियां स्थित हैं। बेंगलुरु शहर भारत के अग्रणी सूचना प्रौद्योगिकी निर्यातक है। अगला प्रश्न, मुगल काल में भूमि की माप की प्रथा निम्न में से किस शासक ने शुरू की? अकबर, शाहजहां, शेरशाह, औरंगजेब। आंसर इसमें राइट होगा बी। मुगल काल में भूमि की माप की प्रथा को शेरशाह सूरी द्वारा प्रारंभ कराया गया था। शेरशाह सूरी ने शासन व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए 47 भागों में व्यवस्था को बांट रखा था। अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, कालाशोक। आंसर इसमें राइट होगा सी। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक उदयन था। उदयन अजातशत्रु का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। इसने पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। स्मरण रहे कि हर एक वंश का अंतिम शासक उदयन का पुत्र नागदशाक था, परंतु ये विकल्प में नहीं दिया गया है। विश्व में शीत मरुस्थलों को किस अन्य नाम से जाना जाता है? टैगा, टुंड्रा, हिमाच्छादित क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। आंसर सी राइट होगा। विश्व के शीत मरुस्थलों को हिमाच्छादित मरुस्थल भी कहा जाता है। मरुस्थल मुख्यतः ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ वर्षा नगण्य होती है और पूरे वर्ष तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है। इन्हें ठंडे शीत मरुस्थलों को टुंड्रा प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। 45वां प्रश्न, निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? मीर मुकबिल, दोस्त मोहम्मद, दशवंत, इनमें से कोई नहीं। आंसर इसमें राइट होगा सी। दशवंत मुगल शासक अकबर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे। इनके अतिरिक्त बसावन भी महत्वपूर्ण कलाकार थे। अकबर ने चित्रांकन के लिए चित्रशाला का निर्माण करवाया था। तो सेशन आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल पर आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा, क्योंकि आगे आपको ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लगातार मिलते रहेंगे जिससे आप निश्चित सफलता पा सकें अपने एग्जाम में।